दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस लेक्चर में हम पुणेकर की बुक को डिस्कस कर रहे हैं जो जनजातीय विरासत, लोक संस्कृति और लोहिक साहित्य पर बनाई गई है, जो एमपीपीएससी के अपडेटेड सिलेबस की यूनिट नंबर 10 है। यूनिट 10 इंपॉर्टेंट है, ये यूनिट नंबर 10। तो पुणेकर ने बुक लॉन्च कर दी है यूनिट 10 की। इसके अलावा IAS निर्माण की जो बुक आती है दोस्तों, उसने भी यूनिट 10 बनाई है। तो मैं पहले वाली बुक पढ़ा रहा हूँ, फिर वाली बुक भी साथों साथ पढ़ाऊंगा, है ना। तो ये पुणेकर की बुक को हम डिस्कस करेंगे, यूनिट नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। ये बुक 150 रुपये में मिल जाएगी मार्केट में आपको, और अच्छी बुक है जो आप बिल्कुल फटाफट से इसको जल्दी से रिविजन कर सकते हैं। ये बुक के सामने का आप कवर पेज देख सकते हैं दोस्तों, ये ऐसा दिया है। उसके बाद ये वाला पेज दिया हुआ है। उसके बाद ये देखो रेट लिखा हुआ है। ये प्रथम संस्करण है, क्योंकि ये सिलेबस तो 2024 से ही प्रभावशील है ना, अपडेटेड है, इसलिए प्रथम संस्करण है। तो ये देख सकते हैं आप इसको जल्दी से फटाफट। ये यहाँ पे दिया हुआ है कौन से चैप्टर इस बुक में पढ़ाए गए हैं करके बताया गया है। और ये देखो यहाँ पे सिलेबस, ये सिलेबस जो यूनिट 10 का सिलेबस है। यूनिट 10 मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य। तो ये पूरे यहाँ पे टॉपिक यहाँ दिए हुए हैं। तो ये पूरे टॉपिक यहाँ इस बुक में दिए हुए हैं, तो मैं पढ़ाने वाला हूँ। आज हम बात करते हैं, ज़्यादा देरी ना करते हुए, इसका पहला चैप्टर जनजातियों का भौगोलिक विस्तार देखेंगे। यानी जनजातियों का भौगोलिक विस्तार यानी किस भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती है उनके बारे में, और जनगणना भी डिस्कस करेंगे जनजातियों से रिलेटेड। भौगोलिक विस्तार और जनगणना इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, अपन जनजाति वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो जनजाति क्या होती है? तो जनजाति वह मानव समुदाय है जो एक अलग निश्चित भूभाग में निवास करती है और उनकी एक अलग संस्कृति, अलग रीति रिवाज, अलग भाषा तथा वे केवल अपने ही समुदाय में विवाह करती है। सरल अर्थों में कहे तो जनजाति का अपना एक वंशज, पूर्वज, सामान्य उनके खुद के देवी देवता होते हैं। तो यही एक प्रकार की इसकी परिभाषा है दोस्तों। और इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इसका भौगोलिक विस्तार पढ़ेंगे। भौगोलिक विस्तार यानी कि एक उनका मूल क्षेत्र, जहां वो भौगोलिक क्षेत्र में फैले हुए हैं, उसी को कहा जाता है ना। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैंने क्या बताया, इसी के बारे में समझना है। इसमें एक चीज़ ये है, जनजाति की परिचय अगर बात की जाएगी, जनजाति क्या होता है उसकी परिचय की बात, तो जनजाति ऐसे लोगों का समूह होता है जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, जैसे जंगल या पहाड़ी क्षेत्र में, जिनका अलग भाषा, अलग संस्कृति, अलग रीति रिवाज, अलग रहन सहन होता है, तथा वह आधुनिक सभ्यता से प्रभावित ना होकर अपना प्राचीनतम सभ्यता से ही जीते आ रहे हैं और जीते हैं। यह लोगों का समूह जनजाति का समूह कहलाता है। यही लोगों का समूह जनजाति का समूह कहलाता है। इतना याद रखना है, जनजाति का समूह कहलाता है, इतना याद रखना है दोस्तों, है ना। तो ये जो डेफिनेशन मैंने बताया, इसका याद रखना है। और इसके बाद अपन भौगोलिक विस्तार देखेंगे। तो देखिए, अनेकता में एकता ही भारतीय संस्कृति की विशेषता है, और अनेकता के मूल में निश्चित रूप से भारत के विभिन्न प्रदेशों में स्थित जनजातियां हैं, है ना। भारत के विभिन्न प्रदेशों में स्थित जनजातियां निवास करती है। जनजातियों में विविधमय संस्कृति ने जिन भारतीय संस्कृति को उभारने में योगदान दिया था, वह भी विविधता को धारण करने वाली ही है। वह भी विविधता को धारण करने वाली ही है। तो जनजातियों की विविधमय संस्कृति ने जिन भारतीय संस्कृति को उभारने का योगदान दिया, तो उनकी अपनी खुद की संस्कृति होती थी, और वही संस्कृति मिलके हमारी भारतीय संस्कृति और आगे उभरी। तो वही बताया गया है। अब यहाँ देखते जनजाति से सामान्य आशय क्या क्या है। तो मैंने बताया था जनजाति से सामान्य आशय क्या है, तो वही। लेकिन आपको यहाँ पर जानकारी के लिए एक चीज़ मैं बता देता हूँ दोस्तों, जिससे आप कंफ्यूज ना हो और पता रहना चाहिए। सबसे पहले एक शब्द होता है जनजाति, है ना, और एक शब्द होता है दोस्तों जाति। ये दोनों में आपको गड़बड़ नहीं होना चाहिए, तो इसके बारे में समझ लीजिए। जनजाति क्या होती है? तो जनजाति को इंग्लिश में बोलते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब। ट्राइब का मतलब ही जनजाति होती है। और जाति में होता है शेड्यूल्ड कास्ट, जो कास्ट यानी जाति आती है दोस्तों, है ना। तो जनजाति क्या होती है? सबसे पहले समझो, जनजातियों में परस्पर ऊंच एवं नीच की भावना, ऊंच एवं, जनजाति में क्या होता है? जनजाति में परस्पर ऊंच एवं नीच की भावना, अथवा एक ही जनजाति में जाति जैसी श्रेणियों का अभाव पाया जाता है। जनजाति में क्या होता है? जनजातियों में जाति जैसी श्रेणियों का अभाव पाया जाता है। जनजाति के सदस्य विविध प्रकार के व्यवसायों में लगे होते हैं। व्यवसाय परिवर्तन के लिए भी वो शहर की ओर जाते हैं, या अपने ही क्षेत्र में व्यवसाय परिवर्तन करते रहते हैं, और वो किसी भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं।
ऐसा वर्ग होता है जनजाति जिनका खुद का समुदाय होता है, परिवार का वंशज जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है, जिनकी विशिष्ट संस्कृति, भाषा, राजनीतिक और सामाजिक संगठन होते हैं दोस्तों जनजाति में। अब समझ लो जाति क्या होती है। तो जाति एक मानव निर्मित व्यवस्था है दोस्तों। जाति क्या है, ये जनजाति के बारे में मैंने बता दिया। जाति क्या है, तो जाति एक मानव निर्मित व्यवस्था है, यानी मानव ने बनाया है। जाति एक मानव निर्मित व्यवस्था है और इसकी सदस्यता मुख्य जन्म के आधार पर मिलती है। जाति जन्म के आधार पर मिलती है। अब कोई जिस जाति में जन्म हुआ वही जाति का हो गया, है ना। तो जाति एक मानव निर्मित व्यवस्था है और इसकी सदस्यता मुख्यतः जन्म के आधार पर मिलती है। जाति व्यवस्था में परंपरागत रूप से प्रत्येक जाति का एक निश्चित व्यवसाय पाया गया है। किसमें, जाति में एक निश्चित ही व्यवसाय पाया गया है। जाति व्यवस्था में परंपरागत रूप से प्रत्येक जाति का एक निश्चित व्यवसाय पाया गया है, उसे ही जाति कहा जाता है। और जनजाति में यह अंतर है। इतना समझ में आया। अब जनजाति से सामान्य आशय क्या है यहाँ पे बताया गया है। तो मैंने वही जब से जो डेफिनेशन बता रहा था वही तो डेफिनेशन है इसकी, वही तो डेफिनेशन है। कोई आशय की बात की जाए, अगर इनसे क्या आशय है। कभी आपको अगर क्वेश्चन पूछता है जनजाति का परिचय दीजिए, जनजाति का परिचय, जनजाति से आप क्या समझते हैं और इनकी विशेषता की विवेचना करें, ऐसा क्वेश्चन कभी आया तो फिर से मैं बोल के बता देता हूं जल्दी से। जनजाति ऐसे लोगों का समूह होता है जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, जैसे जंगली या पहाड़ी क्षेत्र में जिनकी अलग भाषा, अलग संस्कृति, अलग रीति रिवाज और अलग रहन सहन होता है तथा वह आधुनिक सभ्यता से प्रभावित ना होकर अपना प्राचीन सभ्यता से ही जीते हैं। यह लोगों का समूह जनजाति का समूह कहलाता है। इतना समझ में आ गया, कहलाता है। अब देखो जनजाति से क्या क्या आशय है, इनको किन किन नामों से पुकारा गया है, तो उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इनको वनवासी भी कहा जाता है। जनजाति को वनवासी कहा जाता है। वनवासी का मतलब होता है जंगल में रहने वाला। वनवासी का मतलब क्या होता है, जंगल में रहने वाला। जंगल में रहने वाला को वनवासी कहते हैं, इतना याद रखना है। बात करेंगे मूल निवासी, है ना। इन्हीं मूल निवासी भी नहीं कहा गया है। मूल निवासी का मतलब क्या होता है दोस्तों, मूल निवासी का मतलब होता है यहां पे, इनको मूल निवासी भी कहा गया है, इतना याद रखना है बस। इनको क्या कहा गया है, मूल निवासी भी कहा गया है। इनको क्या कहा गया, वनवासी कहा गया है। इनको मूल निवासी, क्योंकि यहीं के मूल निवासी थे ना, ये यहीं के मूल निवासी थे, इसीलिए इनको क्या कहा गया है, इसीलिए इनको मूल निवासी कहा गया है। इसीलिए इनको मूल निवासी कहा गया है, मूल निवासी कहा गया है। क्योंकि जनजाति का वह समुदाय होता है दोस्तों जो राज्य के विकास के पूर्व भी अस्तित्व में था। यानी मान लो अपना मध्य प्रदेश बना नहीं था, अपना देश बना नहीं था, उसके पहले जो जंगल था वहां पे पहले से अस्तित्व में था। जनजाति वह सामाजिक समुदाय होता है जो राज्य के विकास के पूर्व भी अस्तित्व में था, जो अब भी राज्य के बाहर और राज्य के अंदर अस्तित्व में है। भारत के आदिवासी के लिए इस्तेमाल होने वाला एक वैधानिक पद है, ये है ना, वैधानिक पद है। तो देखो मैंने क्या बताया, वनवासी, मूल निवासी, आदिम जाति। आदिम जाति से मतलब क्या होता है, यहाँ पे आदिम शब्द दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, एक तो है आदि और दूसरा है वासी। आदि और दूसरा शब्द क्या है, वासी। तो आदि और वासी से मिलकर बना हुआ है, इसका अर्थ होता है मूल निवासी, इसी का अर्थ होता है मूल निवासी। आदिवासी, आदिम जाति का मतलब ही मूल निवासी। एक तो होता है आदि और दूसरा होता है वासी। आदिवासी है ना, तो आदि और वासी से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है मूल निवासी, है ना, जिसका अर्थ होता है मूल निवासी। 2011 की जनगणना के अनुसार आदिवासी भारत की जनसंख्या का 8.6% है। भारत की जनसंख्या का 8.6% है और भारतीय संविधान में आदिवासियों के लिए अनुसूचित जनजाति पद का उपयोग किया गया है। अनुसूचित जनजाति पद का उपयोग किया गया है ना। तो क्या बोला मैंने, भारतीय संविधान में आदिवासियों के लिए अनुसूचित जनजाति पद का उपयोग किया गया है और भारत के प्रमुख आदिवासी समुदाय जैसे गोंड, मुंडा, है ना, भील, बैगा, ये सब हैं, बहुत सारे हैं, आगे पढ़ेंगे अपन, है ना। तो इतना समझ में आया क्या, इतना समझ में। देखो क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर पूछता है सर्वप्रथम आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया, है ना, काहे कि आदिम जाति को ही, आदिवासी शब्द दो, आदिवासी और आदिम जाति दोनों एक ही है दोस्तों, उसमें गड़बड़ नहीं होना। आदिम जाति और आदिवासी, है ना, आदिम जाति और आदिवासी। तो आदिवासी शब्द मैंने बताया, आदिवासी का मतलब ही क्या होता है, आदिवासी। आदि का मतलब होता है क्या, आदि का मतलब यहाँ पे क्या है, मूल निवासी, यहाँ के मूल निवासी।
आदिवासी यानी यहाँ पे जंगलों में पहले से रहा करने वाले। जनजाति वह समुदाय है जो राज्य का विकास नहीं हुआ था उसके पहले से भी यहाँ अस्तित्व में बने हुए हैं और आगे भी बने रहेंगे, और उनकी अपने अपना एरिया है, पहले से बना हुआ है, उनको कोई मतलब नहीं रहता है ना, अपने हिसाब से जीते हैं, अपने हिसाब से रहते हैं, उसे ही कहा गया है दोस्तों। बस अब यहाँ आदिम जाति शब्द आया है तो इसके बारे में भी आपको एक और बार फिर से बता देता हूँ। आर्यों के आगमन के पूर्व जो जातियां रहती थी, जो आर्य आए थे भारत में, आर्यों का आगमन अपन पढ़े होंगे कभी उसमें आपने, तो आर्यों के आगमन के पूर्व जो जातियां रहती थी उसे अधिकांश को आदिम जाति या जनजाति या आदिवासी मानव के नाम से जाना जाता है। आर्यों के आगमन के पूर्व जातियां रहती थी उसे अधिकांश को आदिम जाति या जनजाति या आदिवासी नाम से जाना जाता है, बस उसे ही जनजाति कहा गया। देश के कुछ जनजातियों में ऐसी भी है जो आर्यों के आगमन के बाद बाहर से आई और स्थायी रूप से पहले से बसी हुई थी, वही है, इतना याद रखो बस। अब बात करते हैं अपन दलित। दलित कहता हूँ गिरिजन। तो दोस्तों गिरिजन कहकर किसने पुकारा था इनको, तो आपको जानकारी बता दूं, महात्मा गांधी आदिवासियों को गिरिजन कहकर पुकारते थे। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि महात्मा गांधी आदिवासियों को क्या कहकर पुकारते थे, तो गिरिजन कहकर पुकारते थे। दोस्तों महात्मा गांधी ने कौन सा शब्द दिया था आदिवासियों के लिए, गिरिजन, याद रखना है। दलित शब्द किसने दिया, कभी क्वेश्चन आ सकता है, दलित शब्द किसने दिया, तो दलित शब्द आपको जानकारी के लिए बता, दलित शब्द का मतलब होता है दोस्तों दबाया हुआ, है ना, खासकर एससी वाले यानी जाति के लिए वाला शब्द आया गया था, जाति के लिए दलित। तो दलित शब्द का मतलब होता है दबाया हुआ, जिनको दबाया गया है ना। ये दलित शब्द अंग्रेजों ने दिया था, दलित शब्द अंग्रेजों ने दिया था। और अनुसूचित जाति शब्द किसने दिया है, अनुसूचित जाति शब्द भारतीय संविधान ने दिया है। अनुसूचित जाति या जनजाति शब्द किसने दिया है, तो ये भारतीय संविधान ने दिया है हमारे को, भारतीय संविधान ने। और अनुसूचित जाति शब्द का एक और उल्लेख मिलता है जब सबसे पहले साइमन कमीशन भारत आया था, उसमें भी मिलता है उल्लेख साइमन कमीशन में, है ना, जनजाति का। उसके बाद भारतीय संविधान ने नाम दिया, अनुसूचित जाति जनजाति नाम किसने दिया है, भारतीय संविधान ने, इतना याद रखना है। तो गिरिजन का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था, गिरिजन कहकर कौन पुकारते थे, तो गिरिजन कहकर महात्मा गांधी पुकारते थे। उनके गिरिजन का अर्थ क्या क्या होता है, तो गिरिजन का अर्थ होता है उनके साथ अछूत या दलित यानी टूटा हुआ, इसका अर्थ होता है अछूत, इसको बोल सकते हैं अपन अछूत या दलित बोल सकते हैं, यानी टूटा हुआ या बिखरा हुआ भी माना जाता है। इस समुदाय के लोगों को जातिगत पदानुक्रम में सबसे नीचे रखा गया है दोस्तों, सबसे नीचे रखा गया है। यह आदिवासी को सामूहिक रूप से आदिवासी के रूप में माना जाता है, आदिवासियों को सामूहिक रूप से आदिवासी के रूप में माना जाता है। वही गिरिजन इन अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा है, वहीं गिरिजन इन अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा है। गिरिजा भारत में मौजूद सैकड़ों जनजाति में से एक है दोस्तों। गिरिजा भी एक जनजाति, गिरिजा भारत में मौजूद सैकड़ों जनजाति में से एक है। तो ये इनके नाम पता चल गए, क्या क्या मैंने बोल के बता दिया, थोड़ी सी जानकारी होना अपने को। अब भारत की जनगणना 1990 अनुसार के 91 के अनुसार देखते हैं, ये केवल अपने सीमित साधनों में ही जीना सीख सके हैं और आज भी विज्ञान की इस चकाचौंध व सभ्यता की होड़ से अपरिचित है दोस्तों, अपरिचित है। ऐसे ही अपरिचित लोगों का उल्लेख भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत किया गया है। समझ में आ गया, तो भारतीय संविधान ने नाम दिया अनुसूचित जनजाति के रूप में किया गया है ना। उसके बाद श्याम चरण दूबे के अनुसार, ये श्याम चरण दूबे कौन थे, पहले इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूँ। क्या है, कौन क्या बोल रहा है उसके बारे में, जो भी चीज़ लगेगी मुझे बताने लायक वो मैं बताऊंगा, और जो चीज़ काम की नहीं रहेगी उसको मैं नहीं बताऊंगा। तो श्याम चरण दूबे के अनुसार, तो श्याम चरण दूबे कौन था जिसके अनुसार हमको बातें सीखने मिल रही है, तो श्याम चरण दूबे भारतीय समाज शास्त्री एवं साहित्यकार है दोस्तों। उन्हें एक कुशल प्रशासक और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सलाहकार के रूप में भी याद किया जाता है। वे साहसिक और मानवीय गुणों से संपन्न व्यक्ति थे। इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। तो इनके अनुसार वास्तव में जनजाति व्यक्ति का वह समूह है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में आवास या विचारण करता है और जो आदि पूर्वजों को ही अपना उद्गम मानता है ना, आदि पूर्वजों को ही अपना उद्गम मानता है, जिनकी एक सामान्य संस्कृति होती है, इनकी खुद की अपनी एक संस्कृति यानी सामान्य संस्कृति होती है, और जो आज भी आधुनिक सभ्यता से के प्रभावों से परे है, जो आधुनिक सभ्यता के प्रभावों से परे है, उन्हें ही जनजाति कहा गया है। तो श्याम चरण दूबे के अनुसार ये परिभाषा दी गई है, इनकी बताया गया है कि आदिवासी हम किनको कहेंगे। इसके बाद राल्फ लिंटन के अनुसार, तो राल्फ लिंटन कौन थे इसके बारे में अपने को पता होना।
तो राल्फ लिंटन ये 20वीं सदी के मध्य के एक अमेरिकी मानव विज्ञानी थे दोस्तों, मानव विज्ञानी थे। इन्होंने विशेष रूप से अपने ग्रंथ, इनके 2 ग्रंथ इंपॉर्टेंट है, इन्होंने विशेष रूप से अपने ग्रंथ द हिस्ट्री ऑफ मैन, नहीं हिस्ट्री नहीं है, स्टडी है, द स्टडी ऑफ मैन 1936 में एक ग्रंथ लिखा था, बुक लिखी थी द स्टडी ऑफ मैन। दूसरी बुक लिखी तो इन्होंने 1955 में जिसका नाम था द हिस्ट्री ऑफ कल्चर, नहीं हिस्ट्री नहीं, द ट्री ऑफ कल्चर, द ट्री ऑफ कल्चरल के लिए याद किया जाता है। तो इन्होंने 2 बुक लिखी थी, एक बुक का नाम था द स्टडी ऑफ मैन 1936 में, और एक 1955 में लिखी थी द ट्री ऑफ कल्चर 1955 में, के लिए याद किया जाता है। मानव विज्ञान में लिंटन का एक प्रमुख योगदान रहा है दोस्तों, मानव विज्ञान में लिंटन का एक प्रमुख योगदान रहा है। योगदान स्थित है और भूमिका के बीच के अंतर को भी परिभाषित करता है। तो इनके अनुसार आदिवासियों की, जनजातियों की डेफिनेशन बताई गई है। तो इनके अनुसार जनजाति क्या है, तो राल्फ लिंटन के अनुसार सरलतम रूप से जनजाति को ऐसा समूह, ऐसा मानव समूह है जो एक विशेष भूभाग पर रहता है, तथा जिसमें संस्कृति, सामान्यता, निरंतर संपर्क, कुछ विशेष हितों के कारण सामुदायिक एकता की भावना होती है, एवं जिसका जीवन रीति रिवाज अलग होता है, व्यवहार अलग होता है, तौर तरीके है ना आदिकालीन विशेषताओं से युक्त होते हैं, आदिकालीन यानी वर्तमान के समय से युक्त होते हैं, उसे ही इसके अनुसार ये डेफिनेशन दी गई है। तो नाम याद रखना है। ये कौन थे मैंने बता दिया, तो श्यामचरण दुबे के अनुसार और राल्फ लिंटन के अनुसार, ये दोनों परिभाषा को याद रखना है। अब बात करते हैं अपन किसकी, यहाँ पे एक नाम दिया हुआ है जीएस धुरिये। तो जीएस धुरिये कौन थे, इनके बारे में जानकारी होना, अपने को पता होना। इनका पूरा नाम था गोविंद सदाशिव धुर्वे नहीं है, धुरिये है ना, धुरिये या ऐसा भी लिखा रहता है कई जगह, धुरिये ऐसा नाम लिखा रहता है, धुरिये है ना। तो गोविंद सदाशिव धुर्वे भारत के एक समाज विज्ञानी थे। मुंबई विश्वविद्यालय के समाज शास्त्र विभाग के अध्यक्ष भी रहे हैं, ये अध्यक्ष रहने वाले द्वितीय व्यक्ति थे। तो यहाँ से कितनी चीज़ याद रखना है जो मैं बता रहा हूँ, उतनी चीज़ कि धुर्वे एक प्रमुख भारतीय समाजशास्त्री थे जो भारत में समाज शास्त्र के संस्थापक पिताओं में से एक माने जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इनका नाम, है ना। उन्हें भारत में समाज शास्त्री सोच के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारतीय समाज एवं संस्कृति पर अनेक काम किए गए। इनके द्वारा काम के लिए जाना जाता है। धुर्वे का काम भारतीय समाज और संस्कृति का केंद्रित रहा है। धुर्वे का काम भारतीय समाज और संस्कृति पर केंद्रित रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन अपने को आ सकता है और ये इंपॉर्टेंट है, आ चुका है पहले परीक्षा में। भारत में समाज शास्त्र के जनक कौन माने जाते हैं, तो इनका नाम यही है। भारत में समाज शास्त्र के जनक कौन माने जाते हैं, या भारत में समाज शास्त्र के संस्थापक पिताओं में किसे गिना जाता है, या पिता कौन है, तो यही है। भारत में समाज शास्त्र के जनक कौन माने जाते हैं, तो जीएस धुर्वे जो गोविंद सदाशिव धुर्वे, इनका नाम याद रखना है। इनके अनुसार जनजाति समूह को पिछड़े हिंदू कहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि पिछड़े हिंदू किसने कहा, है ना, जनजातियों को पिछड़े हिंदू किसने कहा, तो जीएस धुर्वे ने जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहा है। इतना ही याद रखना है, इससे बस। बात करेंगे जनजातियों की विशेषता, देखते हैं। अब जल्दी जल्दी पढ़ेंगे दोस्तों, टाइम बहुत हो रहा है, और वीडियो को स्पीड बढ़ाकर देखा करें, आपका टाइम बचेगा, और बार बार रिवीजन करा करें बुक पकड़ के, आपके पास जो भी मटेरियल हो उससे, और जल्दी जल्दी देखा करें। मैं ये थोड़ा डिटेल बताने में हो गया, अब डिटेल नहीं, काम को बताऊंगा जहाँ जरूरी है वही। जनजातियों की विशेषता देखेंगे तो एक निश्चित भूभाग में निवास करती है, उसके कारण जनजातियों को सामान्य जीवन की विशेषता विकसित हो जाती है। निश्चित भूभाग जनजातियों की विशिष्ट पहचान है, जैसे बैगा जनजाति का बैगा चक्का, ये इंपॉर्टेंट है ना। मंडला को बैगा चक्का क्षेत्र कहते हैं दोस्तों, याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बार। बैगा चक्र क्षेत्र या फिर बैगा चक्का क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो मंडला को बैगा चक्र क्षेत्र कहते हैं। जबकि मंडला हो गया, बालाघाट हो गया, यहाँ पे सब जगह आदिवासी पाए जाते हैं, जनजातियाँ पाई जाती है ज़्यादातर, है ना, लेकिन इसका नाम दिया गया मंडला को बैगा चक्का क्षेत्र कहते हैं। तो बैगा चक्का क्या होता है, आपको जानकारी के लिए बता दूं। बैगा चक्का जो होता है, जैसे 7 गाँव को बैगा चक्का माना गया है, नाम दिया गया है 7 गांव। मान लो बैगांव के 7 गांव बिल्कुल कंटिन्यू 7 गांव हैं अलग अलग, और वहाँ पूरे बैगा निवास करते हैं 7 गांव, कितने 7।
सात गांव है तो उसको बैगा चक्का कहा गया है या बैगा चक कहा गया है या बैगा चक क्षेत्र बोलता है, जिसमें मूल रूप में विशेष संरक्षित बैगा जनजाति ही रहती है, संरक्षित बैगा जनजाति ही रहती है ना, तो उसे ही कहा गया है। एक और ये चर्रा सिंह कहते हैं, चर्रा सिंह का कहना है, चर्रा सिंह कहते हैं हमारा बैगा चक देश का पहला इलाका है जिसे अब वन अधिकार कानून के तहत महीने भर पहले, इतना याद रखो, याला याद मत रखो, काम करिए। तो बैगा चक क्षेत्र मंडलाव कहा जाता है, याद रखना है। भारिया जनजाति का पातालकोट, जो छिंदवाड़ा का पातालकोट है दोस्तों, छिंदवाड़ा में जो पातालकोट वाला एरिया है वो भारिया जनजाति का क्षेत्र है, वहाँ पे खासकर भारिया जनजाति निवास करती। पातालकोट कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में। माडिया और मूरिया जनजाति का अबुजमाड़ क्षेत्र है दोस्तों, है ना, ये माडिया और मूरिया जनजाति का अबुजमाड़ क्षेत्र जो है भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर अंचल के नारायणपुर जिले में स्थित है दोस्तों। ये क्षेत्र कहाँ पर है? तो ये क्षेत्र पहले जब छत्तीसगढ़ साथ में था इसलिए साथ में ही गिना जाता है। तो ये क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर अंचल के नारायणपुर जिले में स्थित है। कुछ हिस्सा महाराष्ट्र और कुछ हिस्सा आंध्र प्रदेश में ही पड़ता है और मध्य प्रदेश में भी आता है इसका क्षेत्र कुछ और विलुप्त होते हैं यानी वहाँ पे रहते हैं। तो इतना ही याद रखें बस। अबुझमाड़ क्षेत्र कहाँ पे? मैंने बता दिया, छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर अंचल के नारायणपुर जिले में स्थित है। तो यहाँ पे कौन सी जनजाति का क्षेत्र है? ये माडिया मूरिया जनजाति का। तीनों याद रखना है, बैगा चक्का मंडला वाला, पातालकोट छिंदवाड़ा वाला और अबुझमाड़ ये बस्तर के पास है। एक ही जनजाति के सभी सदस्यों को एक सामान्य संस्कृति, रीति रिवाज, उनके खुद के नृत्य होते हैं, खुद का धर्म होता है, खान पान का तरीका अलग होता है, रहन सहन का तरीका अलग होता है, यही बताया गया है। ये सामान्यतः अपनी प्रथा, परंपरा, विश्वास आदि नातेदारी तक ही सीमित रहते हैं। एक जनजाति अंतर्विहित समूह है जो प्रत्येक जनजाति, ये इसको पढ़ लेना आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। प्रत्येक जनजाति की अपनी एक भाषा होती है, ये इंपॉर्टेंट है ना, जिसके माध्यम से वे अपने विचार और अभिव्यक्त करते हैं। जनजाति प्राप्त स्थानीय बोली का प्रयोग करते हैं। प्रत्येक जनजाति का एक मुखिया होता है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक जनजाति का एक मुखिया होता है, अपने समाज को पारंपरिक का पालन करते हैं, निरंतर रखते हैं, उल्लंघन करने पर दंड की व्यवस्था भी करते हैं, इसको देख लेना। प्रत्येक जनजाति अपने आप में आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर रहती है और इन आर्थिक व्यवस्था में ही स्वयं को पूरा कर लेती है, इतना याद रखना है। भारत के विभिन्न जनजातियों का अजयब घर और मध्य प्रदेश को जनजातियों का घोंसला भी कहा गया, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे भारत में सर्वाधिक जनजातियां मध्य प्रदेश में निवास करती है, इसी कारण इसको जनजाति प्रदेश भी कहा गया है। इसी कारण मध्य प्रदेश को जनजाति प्रदेश भी कहा गया है और मध्य प्रदेश को जनजातियों का घोंसला भी कहा गया, घोंसला, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भारत को विभिन्न जनजातियों का अजयब घर कहा है। अजयब घर यानी इनकी उत्पत्ति यहाँ से देखने को मिलती है, इनकी उत्पत्ति, इनका विकास नर्मदा के दोनों साइड हुआ था पहले, ये सब बात यहाँ पे, इसलिए इसको अजयब घर बोला गया है। यानी इनकी संस्कृति को यहाँ पे संजो के रखा गया है देखने के लिए कि जैसे पहले इनको कैसे उत्पत्ति हुई, इनकी क्या थी, पहले ज़माने से लेते इनको रखा गया, इसलिए इसको बोला गया है दोस्तों। इतना ही है बस, यानी है ना, इतना ही है, समझने वाली बात यहाँ पर इतना ही है। इनका ग्राह क्षेत्र यही था, आवास, धाम, निवास, ये सब इसलिए बोला है अजयब घर। और ये मध्य प्रदेश का जनजातियों का घोंसला कहा है मध्य प्रदेश को, क्योंकि भारत में सर्वाधिक जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है, इसीलिए इसको एक और जनजाति प्रदेश नाम दिया गया है, याद रखना है बस। आगे बात करते हैं अपन, ये हो गया था मध्य प्रदेश में जनजातियों को सामान्य परिचय देख लेते हैं फटाफट से, है ना। मध्य प्रदेश में विविध, समृद्ध और गौरवशाली जनजाति विरासत है दोस्तों। मध्य प्रदेश में भारत की सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या निवास करती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या कहाँ निवास करती है? मध्य प्रदेश में। जो भारत में पाई जाने वाली कुल जनजाति जनसंख्या का कितना परसेंट है? 14.64% है, ये याद रखना है 2011 की जनगणना के अनुसार। यानी क्या कहा गया? जो भारत में पाई जाने वाली कुल जनजाति जनसंख्या का, पूरे भारत में पाई जाने वाली कुल जनजाति जनसंख्या का मध्य प्रदेश में कितना है? तो 14.64% है, ये याद रखना है 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत में 10.45 करोड़ जनजाति जनसंख्या है दोस्तों। पूरे भारत में 10 करोड़ जनजाति जनसंख्या है। वहीं मध्य प्रदेश में 1.53 करोड़ यानी 1 करोड़ 53 लाख, यानी इसको बोल सकते हैं 1.53 करोड़ जनजाति जनसंख्या है यहाँ पे। कहाँ पे? अपने मध्य प्रदेश में। तो याद रखना है भारत में टोटल 10 करोड़ जनजातियाँ हैं, जिसमें से मध्य प्रदेश में कितनी है? तो 1.53 करोड़ है। ये पूछा जा सकता है कभी, ये डेटा है कि नहीं। भारत की कुल जनसंख्या में जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 8 ये भारत की कुल जनसंख्या में, यहाँ क्या बोला गया? ये अलग था, ये फैक्ट अलग था, इसको गड़बड़ मत करना, ये फैक्ट अलग था,
है ना। कुल जनजाति जनसंख्या पूछा है यहाँ प्रतिशत, और यहाँ बोला है भारत की कुल जनसंख्या का जनजाति का प्रतिशत कितना है, मात्र तो इतना है, सिर्फ इतने प्रतिशत जनजाति है पूरी जनसंख्या में देखें तो। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो ये 2.21 ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आते रहता है पेपर में। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, 21.09%, 21.09%। मध्य प्रदेश में कुल 89 जनजाति विकासखंड है, यानी आदिवासी विकासखंड है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। देखो मध्य प्रदेश में 313 विकासखंड है दोस्तों, मध्य प्रदेश में 313 विकासखंड है, जिसमें से आदिवासी विकासखंडों की संख्या है 89। मध्य प्रदेश के 15 जिलों में विशेष पिछड़ी जनजाति जैसे कि बैगा हो गया, भारिया हो गया, सहरिया के लिए 11 अभिकरण संचालित है, 11 अभिकरण संचालित है। तो मध्य प्रदेश पिछड़ी जनजाति बैगा, सहरिया और भारिया के लिए, है ना। मध्य प्रदेश की जनजातीय प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड परिवार का प्रतिनिधित्व करती है, ये क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना है। मध्य प्रदेश की जनजातीय प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड परिवार का प्रतिनिधित्व करती है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड परिवार का प्रतिनिधित्व करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल 43 प्रकार की जनजातियां पाई जाती है ना। अगर दोस्तों आप विकिपीडिया करेंगे तो विकिपीडिया में 46 देता है, विकिपीडिया में 46 देता है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में 43 जनजातियां अधिसूचित है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपको कितनी जनजातियां मध्य प्रदेश में, तो 43 जनजाति अधिसूचित है। 2003 से पूर्व 46 थी, 2003 से पूर्व 46 थी, और अभी भी विकिपीडिया करेंगे आप तो 46 देता है ना। तो 2003 के पूर्व मध्य प्रदेश में 46 जनजातियां थी, किंतु 8 जनवरी 2003 को 3 जनजातियों को विलोपित कर दिया गया। तो समझ में आ गया, 3 जनजातियों को विलोपित कर दिया गया। विलोपित का मतलब यहाँ पे ये है कि लिखे हुए से हटा दिया गया उनको, यानी उनको एसटी यानी एसटी कहा जाता था, एसटी से हटा दिया, उसी को विलोपित कर दिया गया बोलते हैं। लिखी बात पर प्रभाव समाप्त कर दिया था, है ना। तो उनको जनजातियों से हटा दिया 3 को, कब, 8 जनवरी 2003 को। तो इतना समझ में आया गया ये। अब यहाँ बताया गया है, ये इनको याद रखना है, परसेंट, ये वाला परसेंट पूछा जाता है 21.09। उसके बाद अब याद रखना है मध्य प्रदेश की कुल, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियां, तो 46 प्रकार की जनजातियां पहले पाई जाती थी 2003 के पहले, वर्तमान में 43 प्रकार की जनजातियां पाई जाती है। 43 याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में पूरी 46 प्रकार की यहाँ पे नाम लिख रखे हैं, तो इनको अपन देख लेते हैं फटाफट से। जैसे अगरिया हो गया, अंध, बैगा, मैना, भारिया, भूमिया, ये सब नाम है, देख लो एक बार। भील को जानते होगे आप, भील के अलावा बिछावर को जानते हैं, है ना। ये पूरे नाम को एक बार वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना है दोस्तों। गोंड जनजाति को जानते हैं अपन, जो देखें, गोंड जनजाति, अगरिया जनजाति, मारिया जनजाति, है ना, ये सबको जानते हैं अपन। भील जनजाति को जानते हैं। हलबा, ये बालाघाट तरफ निवास करती है। हलबा जनजाति, हल्बी, ये कोरगू का नाम सुने होंगे अपन ने, पहले पढ़े। खैरवार का नाम सुने, तो इनको एक बार देख लो फटाफट से। अब यहाँ पे देखो, याली जनजाति को हटाया गया था, एक कीर नाम की जनजाति को। कीर भोपाल, रायसेन, सीहोर जिले में, तो ये भारत सरकार की अधिसूचना 8/1/2003 द्वारा विलोपित कर दिया गया, इनको हटा दिया गया। इसके अलावा ये खारिया, ये सब नाम देख लो। कोल जनजाति अपन जानते हैं, है ना। ये माझवार, ये मावसी, एक बार नाम देख लेना, बस इतनी सारी पाई जाती है, इतनी है पूरी, है ना, जिनको दर्जा दे दिया गया है लिखित रूप में। तो ये देखो, ये सहरिया इंपॉर्टेंट है, अपन देखें, है ना। तो ये पारधी कहाँ का निवास करती है, देखो पारधी को भी हटा दिया गया है, भोपाल, रायसेन, सीहोर तरफ का, भारत सरकार की अधिसूचना के द्वारा 8/2/2003 द्वारा विलोपित कर दिया गया है। इसके बाद कौन सी बची है, और ये इसको हटाया गया है, एक किसको, मीना को। मीना विदिशा जिले की सिरोज सब डिवीजन में रहती थी, भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा 8/1/2003 को विलोपित कर दिया गया। तो देखो पूरा 46 प्रकार की जनजाति यहाँ पे दी हुई है। तो एक और बार देख लो इसको फटाफट से। देखो यहाँ पे देखो, ये देखो, ये सारी 1 2 3 4 लिखी हुई है, इनको एक बार नाम पढ़ लो पोस्ट करके, है ना, देख लो। यानी अपने को पता होना कि इतनी सारी जनजातियाँ हैं, ऐसे ऐसे नाम की है करके, तो इतना समझ में आ गया। अब मध्य प्रदेश की जनजाति जनांकी यानी जनगणना देखेंगे अपन 2011, है। जना की यानी जनगणना ही होता है ये। तो मध्य प्रदेश में जनजातियों की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 1,53,16,784। ये पूरे फैक्ट याद रखना है ना। 1,53,16,784 जो मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 21.09% दोस्तों, याद रखना, ये आते जाते रहता है। ये वाला पूछे जाते रहता है। मध्य प्रदेश में जनजातियों का लिंग अनुपात कितना है, 984। इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। जनजातियों का लिंग अनुपात तो पूछेगा ही पूछेगा।
एमपीजी के मैंने पूरा पढ़ा दिया हूँ, देख सकते हैं आप, प्लेलिस्ट में बनी हुई है। तो जनजाति का कितना है 984, जिनमें सर्वाधिक लिंगानुपात बालाघाट जिले में 1050 दोस्तों। न्यूनतम लिंगानुपात भिंड जिले में है, किसका, अनुसूचित जनजाति की बात हो रही है, जनजाति का। इसके अलावा मध्य प्रदेश की जनगणना अपन पढ़ चुके हैं, देख लेना प्लेलिस्ट में। मध्य प्रदेश की जनजातियों का नगरीय लिंगानुपात कितना है दोस्तों, तो 956, और ग्रामीण लिंगानुपात 986 है। इनको भी देख लो एक बार। मध्य प्रदेश में जनजाति में साक्षरता कितनी है, तो 50.55 है टोटल साक्षरता है मध्य प्रदेश में। अनुसूचित जातियों का सबसे साक्षर जिला बालाघाट है। सर्वाधिक साक्षर जनजाति प्रधान है दोस्तों। सर्वाधिक साक्षर जनजाति कौन सी, प्रधान है, प्रधान। सर्वाधिक साक्षर जनजाति कौन सी, प्रधान, प्रधान है ना, प्रधान है, प्रधान, जो दक्षिणी क्षेत्र में निवास करती है ज्यादातर बालाघाट तरफ, है ना। अनुसूचित जातियों की 10 की वृद्धि दर 10 साल में कितनी जनसंख्या बढ़ रही है इनकी, 25.2%, जो कि राष्ट्रीय औसत से अधिक है दोस्तों। मध्य प्रदेश में आदिवासी जनसंख्या घनत्व 50 है। राष्ट्रीय आदिवासी जनसंख्या घनत्व कितना है, 18 अधिक है। तो अपने यहाँ पे 50 है जनसंख्या घनत्व और वहाँ पे 18 है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति है भील, 2011 की जनगणना के अनुसार। दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड, फिर तीसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति है कोल। तो ये याद रखना है क्रम थोड़ा सा, भील, गोंड और कोल। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, कौन सी है, भील। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है 2011 की जनगणना के अनुसार, गोंड। भारत की गोंड है, गोंड जनजाति को दर्जा मिला है सबसे बड़ी जनजाति का भारत की, और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति का दर्जा भील जनजाति को मिला है 2011 की जनगणना के अनुसार। लेकिन मध्य प्रदेश की जब 2001 में जनगणना हुई थी दोस्तों, 2001 में जब जनगणना हुई थी, 2001 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है, याद रखना है। 2001 की जनगणना में मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति गोंड थी, फिर 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील थी, इतना याद रखना है बस। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले, तो क्रम भी याद रखना है। तो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे, धार में है अनुसूचित जनजाति की। दूसरे नंबर में बड़वानी पे, तीसरे नंबर में झाबुआ, फिर छिंदवाड़ा, फिर खरगोन। तो ये क्रम याद रखना है दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले कौन से, तो जनसंख्या में है धार, लेकिन प्रतिशत में है अलीराजपुर, याद रखना है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले हैं अलीराजपुर, दूसरे नंबर में झाबुआ, तीसरे नंबर में बड़वानी, चौथे नंबर में डिंडोरी और पांचवें नंबर में मंडला। तो देखो अलीराजपुर में कितने सबसे ज़्यादा प्रतिशत में, 89%, और जनसंख्या में कायम है सबसे ज़्यादा धार में, जनसंख्या में धार में, और प्रतिशत में अलीराजपुर में एसटी, है ना, ट्राइब। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले तो सबसे कम है भिंड में, सबसे कम है भिंड में, है ना। और प्रतिशत में किसमें, प्रतिशत में भी भिंड में है, जनसंख्या और प्रतिशत में दोनों में एसटी कहाँ पे कम है, भिंड में, है ना। तो न्यूनतम जनसंख्या अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले भिंड, दतिया, मुरैना, मंदसौर, शाजापुर, है ना। प्रतिशत में न्यूनतम भिंड में है, दूसरा मुरैना में है, दतिया में, मंदसौर, शाजापुर, उज्जैन, भोपाल। एक क्रम भी एक बार देख लेना बस। ये ऐसे ही पूछेगा डायरेक्ट क्वेश्चन, न्यूनतम अनुसूचित जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो भिंड। न्यूनतम अनुसूचित जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो भिंड, है ना, ऐसे ही पूछेगा। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 10 की वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, जिसमें 10 साल में बढ़ रही है, तो छतरपुर है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 10 की वृद्धि दर कहां हो रही है, छतरपुर में, याद रखना है ना, छतरपुर में। दूसरे नंबर में शिवपुरी, तीसरे में बुरहानपुर, अशोकनगर, खंडवा। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 10 की वृद्धि दर वाला, न्यूनतम यानी कहाँ सबसे कम बढ़ रही, तो मंदसौर में, दूसरे नंबर में भिंड में, तीसरे नंबर में उज्जैन में, शाजापुर, सागर, इतना याद रखना है बस। ये प्रतिशत इधर का याद नहीं भी रखोगे चलेगा, है ना। सिर्फ ये इसका प्रतिशत एक इंपॉर्टेंट लग रहा है, अलीराजपुर का 89, है ना, इतना। तो इतना ही, यहाँ से इतना ही। उसके बाद देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है, देश की तुलना में मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति एक नज़र में, इसको देख लो एक बार फटाफट से। देखो इसको ही फटाफट से देख लेते हैं। देश की तुलना में मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजाति एक नज़र में 2011, ये 2011 की जनगणना वाला। तो मध्य प्रदेश में कुल जनसंख्या कितनी है दोस्तों, 7,26,26,809। पुरुषों की कुल जनसंख्या कितनी है, तो पुरुषों की कुल जनसंख्या 3,76,12,309। महिला कितनी है, 3,50,14,503। इतना याद रखो यहाँ से 3 चीज। उसके बाद जनजाति का याद रखना जरूरी है। जनजाति की जनसंख्या कितनी है, तो 1,53,00,000, 1 करोड़ के तरफ है ना, 1,53,15,704। पुरुषों की कितनी है इसमें, 77,19,404, 75,97,380। ये 3 डाटे को एक बार देख लेना बस। जनजाति जनसंख्या जनसंख्या में प्रतिशत कितना, ये इंपॉर्टेंट है, अपने को आते रहता है 0.21।
ये वाला, ये पूछ सकता है। जनजाति जनसंख्या का कुल जनसंख्या में प्रतिशत कितना है, तो इतना है। मध्य प्रदेश में जनजाति जनसंख्या, देश की जनजाति जनसंख्या कितना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जनजाति समूह की उसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूँ, ये आप देख लेना है डेटा को एक बार। कुल जनसंख्या 10 की वृद्धि दर इंपॉर्टेंट है, छठवां वाला। कुल जनसंख्या 10 की वृद्धि दर कितनी है, कुल 20.35, ये आते रहता है डायरेक्ट। लेकिन आदिवासी कितनी है जनसंख्या, जनजाति जनसंख्या 10 की वृद्धि दर है 25.20, ये याद रखना है। ये दोनों याद रखना है, कुल मध्य प्रदेश का कुल और आदिवासी का। इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, लिंग अनुपात इंपॉर्टेंट है। लिंग अनुपात, तो मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात कितना है, 931, जिसमें से जनजातियों का लिंग अनुपात कितना है, 984, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा साक्षरता टोटल कितनी है अपने मध्य प्रदेश की 2011 के हिसाब से 70%, पुरुषों की कितनी है 80%, महिलाओं की कितनी है 60%, है ना। ये यार यहाँ पे पॉइंट में डाटा दिया हुआ है, वो एग्जैक्ट डाटा मैं बता रहा हूँ आपको, तो ये देख सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पे जनजातियों का साक्षरता दर कितनी है, तो 59.24, पुरुषों की कितनी है 50, महिलाओं की कितनी है 41, है ना। तो ये इसको देख सकते हैं आप एक बार। उसके बाद क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, जनसंख्या घनत्व तो पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश का है 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अनुसूचित जनजाति का है कितना 50, ये याद रखना है, 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर अनुसूचित जनजाति। उसके बाद यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको देख सकते हैं बस। तो अगले लेक्चर में हम भौगोलिक विस्तार डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही, लेक्चर हो गया थोड़ा सा लंबा क्योंकि डिटेल बताया हूं मैं। अगली बार कम बताऊंगा, काम की जानकारी दूंगा, जो परीक्षा के लायक की इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही दूंगा, और ऐसे ही करके बुक को पूरी कंप्लीट करा दूंगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को थोड़ा बहुत शेयर भी किया करें, व्यूज़ नहीं आ रहे और सब्सक्राइबर भी कम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।